हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो है हिंदी का गद्य साहित्य पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी जी। तो दोस्तों, आज से ये क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आगे कितने क्लासेस होंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये पूरी पुस्तक मैं कंप्लीट कराऊंगी विद एमसीक्यू। तो देख, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतनी ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा क्लास को बनाने का। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति। ये पुस्तक रामचंद्र तिवारी जी की है। तो इसका इंडेक्स वगैरह भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक मैंने उस इंडेक्स से ही बहुत सारे पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। हमारा हमारा पहला ही कथन है, साहित्य मानव चेतना की अभिव्यक्ति है। तो ये ही अगर मैं आपको किसी पेपर में आ जाए कि साहित्य मानव चेतना की अभिव्यक्ति है, तो आप जरूर से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लगा के आएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रामचंद्र तिवारी। तो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लिखा है, आप लोग भी साथ के साथ अपनी बुक पे मार्क करते चलेंगे, मेरे साथ बुक को पढ़िए। चेतना अनुभूति की सघनता तथा चिंतन की गहनता के समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन वस्तु तत्व की स्थिति बोध के लिए उठने वाली शंकाओं, जिज्ञासाओं तथा प्रश्नों की बौद्धिक समाधान का दूसरा नाम है। अनुभूति का संबंध, जो भी हम फील करते हैं उसका हमारे संबंध हमारे हृदय से है। और बुद्धि से जो हमारी बौद्धिक हमारी शंकाएं उठती हैं, जिज्ञासाएं उठती हैं, वहां प्रश्न होते हैं। तो बौद्धिक समाधान जो है, इसको चिंतन का दूसरा नाम है। ये तो कुछ मोटा मोटी बातें होगी। तो मैं आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट है, मुझे जो भी लगा इम्पोर्टेंट अपने एंड से, वो मैंने मार्क किया है। तो हम लोग वही पढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण कथन है, हृदय की संवेदनशील वृत्तियां विशिष्ट छंद, स्वर, लय, गति, प्रवाह तथा ध्वनि के आधार पर मूर्त होकर पद रचना में सौष्ठव ला देती हैं। शब्दों में नाद सौंदर्य आ जाता है। तो नाद सौंदर्य सौंदर्य किसकी वजह से आता है? छंद, स्वर, लय, गति, प्रवाह, ध्वनि आदि के आधार पर जो पद रचना हम करते हैं। संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य और पद्य में विभाजक रेखा थी छंदबद्धता। अगर कोई पद्य रचना थी तो वो छंदबद्ध होता है, और गद्य जो है छंदबद्धता रहित होती है, मतलब उसमें छंद नहीं होते। साहित्य दर्पणकार ने गद्य को वृत्त गंधोजित अर्थात छंदबद्धता रहित शब्दार्थ योजना माना है। तो ये महत्वपूर्ण कथन है, किसने छंदबद्धता रहित शब्दार्थ योजना माना है गद्य को? तो वो है विश्वनाथ जी, आचार्य विश्वनाथ। इस और उसके चार प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है मुक्तक, दूसरा है वृत्तिगन, तीसरा है उत्कलय प्राय, और चौथा है चूर्णक। मुक्तक गद्य बद्ध असमस्त पदों में रचा जाता है। तो मुक्तक किस प्रकार रचा जाता है? गद्य बंद असमस्त पदों में। वृत्त गंधी गंध बंद में गद्य बंद में बीच बीच में वृत्तों का गंध आपको जो याद रखने वाला जो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन लगता है वो यही लगता है कि गद्य को छंदबद्धता रहित शब्दार्थ योजना किसने माना है? तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य विश्वनाथ, और उनकी रचना का नाम है साहित्य दर्पण। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण मुझे ये लगता है। संसार में के साहित्य में पद्य की स्थिति पहले और गद्य का विकास बाद में हुआ, ये एक महत्वपूर्ण कथन है। अगला है, साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं सदी से प्राप्त होता है। तो साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास कब से प्राप्त होता है? 19वीं सदी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके पहले भी राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य तथा खड़ी बोली गद्य की परंपराएं क्षीण, मंद एवं शिथिल गति से चल रही थी। हिंदी गद्य के उपयुक्त तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना जाता है। तो सबसे प्राचीनतम गद्य कौन सा है? राजस्थानी। इसका सूत्रपात 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। और ये जो कथन है, ये पाठ टिप्पणी की गई है, किसकी है? पहला कथन तो
आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो ये जो कथन है पूरा किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग याद करेंगे। ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग अनुमानतः संवत 14वीं के आसपास से स्वीकार किया गया है। तो ब्रजभाषा गद्य का अनुमान मतलब कब से प्रयोग हो रहा है? संवत 14वीं से। और ये कथन किसका है? हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और आचार्य रामचंद्र ने गोरख से गद्य का प्रारंभ माना है। गोरखनाथ जो है उनसे नाथों से गद्य का प्रारंभ माना है। इसके अलावा हम अमीर खुसरो, संत कवियों तथा दक्षिणी हिंदी के कवियों स्फुट रूप से बराबर होता रहा खड़ी बोली गद्य का प्रयोग। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद खड़ी बोली गद्य की परंपरा, ये राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1741। ये गोविंदनाथ राजगुरु ने अपनी खोज के आधार पर इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया है। किस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया है? भाषा योग वशिष्ठ की। 19वीं शताब्दी से पूर्व प्राप्त हिंदी गद्य के प्रवर्तक में तीनों रूप अशक्त थे। अशक्त मतलब बहुत कमजोर थे। राजस्थानी गद्य अपेक्षाकृत समृद्ध अवश्य कहा जा सकता है। तो कौन सा गद्य जो है अन्य के मुकाबले समृद्ध था? तो राजस्थानी गद्य। और राजस्थानी गद्य ही प्राचीनतम है। कब से इसकी शुरुआत मानी है? 10वीं शताब्दी। किसने मानी है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। बौद्ध सिद्धों तथा जैन आचार्य दोनों का संबंध जनजीवन की मुख्यतः धार्मिक दृष्टि से ही था। तो इन दोनों का संबंध किससे था? धार्मिक दृष्टि से। यदि कभी किसी ने गद्य का प्रयोग किया भी होगा तो उसमें वैचारिक प्रौढ़ता का अभाव रहा होगा, क्योंकि धार्मिक आचार विचार के लिए अधिक सशक्त गद्य की आवश्यकता नहीं होती। वहां कविताओं से भी काम चला लिया जाता है। चारण कवियों द्वारा रचित रासो ग्रंथों में वीरत्व और प्रेम की ही अभिव्यंजना प्रधानतः स्वीकृत थी। काव्य की इस विशिष्ट आख्यानक परंपरा को स्वीकार करके चलने वाले कवि आश्रयदाताओं के चरित्रों को व्यापकत्व और अमरत्व दोनों प्रदान करना चाहते थे। फिर गद्य की ओर उनका ध्यान कैसे जाता? यहाँ पे रीजंस बताए गए, मतलब रीजन बताया गया है कि क्यों आदिकाल में चारण कवि हो गए या भक्ति काल में संत हो गए, सूफी हो गए, राम भक्त हो गए, कृष्ण भक्त हो गए, उन्होंने भी गद्य का प्रयोग बहुत ज्यादा क्यों नहीं किया। इसी प्रकार रीति काल में और फिर गद्य का जो विकास जो 19वीं शताब्दी में हुआ, उसका यहाँ पे लेखक द्वारा विचार प्रकट किए गए कि क्यों, क्या कारण थे कि 19वीं शताब्दी में ही जाके गद्य का विकास हुआ। तो जो चारण कवि थे वे रासो ग्रंथ तो लिखते थे, लेकिन वो वीर और प्रेम की ही अभिव्यंजना करते थे। इस वजह से उनका ध्यान बहुत ज्यादा गद्य की तरफ नहीं गया। भक्ति काल में भी गद्य साहित्य अपनी उपादेयता सिद्ध नहीं कर सका। न तो यह इष्ट देवों के आदर्श चरित्र की प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त माना गया और न आराध्य के प्रति आत्मनिवेदन के लिए ही। लीलाबाई भगवान की आनंद उद्भाविका सगुण लीला के गान के लिए भी यह सर्वथा अयुक्त था और रहस्यमय सत्ता के प्रति व्यक्तिगत निश्चल रागात्मक संबंध भी उसके माध्यम से कैसे स्थापित होता। तो जो भक्त कवि थे वे भी अपने गाने के द्वारा ही, अपने कविताओं के द्वारा ही अपने ईस्ट को मनाने में या ईस्ट के गुणगान में लगे थे। तो वो उन लोगों ने भी गद्य की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रीतिकालीन साहित्य भी सामंतीय जीवन की रंगीनियों में ही पोषित तथा पल्लवित हुआ। अतः गद्य के लिए अनुकूल वातावरण इस काल में भी उपलब्ध ना हो सका। यह आप लोग याद रखेंगे कि कहाँ कब गद्य का विकास हुआ और आदिकाल में या भक्ति काल में, रीति काल में गद्य का विकास क्यों नहीं हो सका। हमारा चौथा ऑप्शन है मतलब जो चौथा कथन है, 19वीं शताब्दी में हिंदी प्रदेशीय जनजीवन ब्रिटिश शासन किससे टकराते हुए नवीन दिशा की ओर मुड़ा। जीवन में बौद्धिकता का प्रवेश हुआ, सामाजिक चेतना गतिशील हुई, जनता जागी और एक ऐसा युग चेतना का प्रभाव फूट पड़ा जिसके लिए गद्य की स्थिति अनिवार्य थी। ये महत्वपूर्ण कथन है। इसके बाद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, आपको याद ही रखना है,
कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे कुछ प्रगतिशील विचारक हिंदी नवजागरण में ब्रिटिश शासन की प्रगतिशील भूमिका स्वीकार नहीं करते। यहाँ से पूछ लिया जाएगा रामविलास शर्मा जी ब्रिटिश शासन की भूमिका स्वीकार करते थे या नहीं करते थे, तो नहीं करते थे। किंतु इतना तो स्वीकार करना होगा कि भक्तिकाल एक का लोक जागरण मुगल शासन के अंतिम चरण में बिखर चुका था और ब्रिटिश शासन से टकराने से ही जागरण की नई चेतना उत्पन्न हुई। ये अगला कथन रामचंद्र तिवारी जी का है। वे मानते हैं कि ब्रिटिश शासन की वजह से भी हम जो है गद्य की तरफ मुड़े। जो हमारी एक नई चेतना या जागरण की जो चेतना हमारे में उत्पन्न हुई, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन की वजह से ही थी। अब हम आते हैं आदिकालीन हिंदी गद्य 9वीं से 14वीं शती तक। राजस्थानी ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली के गद्य रूपों का अलग अलग परिचय देने के पूर्व आवश्यक है कि हम हिंदी के आदिकालीन गद्य की स्थिति और स्वरूप पर विचार कर लें, क्योंकि यह गद्य परिवर्ती सभी गद्य रूपों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी। अब हम आते हैं जो हमारे आदिकालीन गद्य थे, वह पहली पुस्तक है कुवलय माला कथा, जिसका जो 9वीं शताब्दी की है। दूसरी है राउल वेल 11वीं शती। तीसरी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती। चौथी है वर्ण रत्नाकर 14वीं शती। पांचवी है कीर्तिलता 14वीं शती। तो 2 14 की है, 9 11 12 14। तो आप लोग ये याद जरूर रखिएगा। कुवलय माला कथा पहली हमारी उदयन सूरी द्वारा संवत 1835 में लिखी गई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि 9वीं शताब्दी की कुवलय माला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनसे बोलचाल की तत्कालीन प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। एक नमूना देखिए, भो भो भट्ट उत्ता तुम्हेणा याड़ है यो राजकुले वृत्तांत ते ही भणिये भड़ है व्याघ्र स्वामी का वार्ता राजकुले। यहाँ इसका अर्थ दे रखा है, अजी भट्ट पुत्रो तुम नहीं जानते राजकुल में क्या वृत्तांत है। उन्होंने कहा कहो हे व्याघ्र स्वामी क्या वार्ता है राजकुल में। उसने कहा पुरुष द्वेषिणी कुवलय माला ने पत्र लगा दिए हैं। यह सुनकर एक विद्यार्थी फड़क उठा और बोला निर्णय यदि पांडित्य से होने वाला है तो ब्याह मैं करूंगा कुवलय माला से। तो ये एक महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मैं कह सकती हूँ और महत्वपूर्ण कथन है। तो आप लोग याद जरूर रखेंगे क्योंकि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी आगे मैं आपको एक पंक्ति दिखाऊंगी, वो पूछी गई थी। राउलवेल 11वीं शती अनुमानता में रचित यह प्रेम काव्य है। कैसा काव्य है? एक प्रेम काव्य। राउलवेल कैसा है? प्रेम काव्य। इसके रचयिता रोड कवि हैं। इसका पाठ शिलांकित है। शिलांकित मतलब शिलाओं पे अंकित है। इसमें कलजुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है। कितनी नायिकाओं का? 5 7 9 11। तो करेक्ट आंसर होगा 7। मूलतः मध्य देशीय अपभ्रंश है, किंतु इसमें पछाई तथा पूर्वी अपभ्रंश का भी संश्लेष है। मूलतः पूछेगा तो इसमें मध्य देशीय अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा पछाई तथा पूर्वी अपभ्रंश भी मिश्रित है। इसलिए इसमें अवधी मराठी पंजाबी आदि के भी पूर्वत रूप सुरक्षित हैं। इसका एक नमूना या एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। गौड़ तुहु एकु को पनु और वर का को तही सहु भली बोलई जान पुणु मालव वेसु ही आवंतु काम देव जाओ आपड़ा हथियार हु भूलई। अर्थ है एक गॉड तू एक ही भाग्यशाली है और मैं होड़ लगाता हूँ कि दूसरा और कौन बल करके कौन तुझसे भय में बोले, किंतु जो फिर मालविया हैं उनके उद्देश्य आते ही कामदेव अपनी यावत हथियार भी भूल जाता है। अगला है हमारा तीसरा जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दूसरा था हमारा राउल वेल। इसकी रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने राजकुमारों को कान्यकुब्जित और काशी प्रदेश के प्रचलित तत्कालीन भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए की थी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि कौन सी रचना जो है राजकुमारों को तत्कालीन भाषा सिखाने के लिए की गई थी और किसने की थी? दामोदर शर्मा ने। किसके सभा पंडित थे? गोविंद चंद्र के। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ये तो कई एग्जाम से पूछा भी गया है। गोविंद चंद्र आजकल इसका जो गद्य का नमूना है वो है गांग नहाए धर्म हो पापू जा जस जस धर्म बाढ़ तस तस पापू घाट जब जब धर्म बाढ़ तब तब पापू ओहट।
ये हरियाणा समय ये क्वेश्चन आया था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से आ सकता है कि कीर्तिलता और अवध की भाषा रचना किसकी है? शिव प्रसाद सिंह जी की। अगली हमारी रचना है वर्ण रत्नाकर। यह ठाकुर ज्योतिरीश्वर द्वारा रचित 14वीं शती में रचा गया एक विश्व कोशात्मक रचना है। इसका संपादन डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने किया था। यह मैथिली गद्य की रचना है। और इसके जो उदाहरण है, जो नमूना है, उज्जवल कोमल लोहित सम संतुल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण अकठिन सुकुमार गज हस्त प्राय जानू युगल पीत मासल कूर्म पृष्ठाकार श्रोणी गंभीर दक्षिणावर्त मंडलाकृति नाभि क्षीण सुकुमार वलित तीनों गुणे समन्ति पुष्टि ग्राह वेकन्य श्याम सदृश सुकुमार सूक्ष्म सुवोश दीर्घ छह गुणे संपूर्ण कोमलता। तो आप ये इसका मुझे लगता है कि आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे मैंने ये याद किया है। जो रत्न होता है वो कैसा होता है? उज्जवल होता है, कोमल और लोहित होता है। अगली हमारी रचना है कीर्ति लता। यह विद्यापति द्वारा रचित एक वीर गाथात्मक काव्य है। इसमें विद्यापति ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह का कीर्तिगान किया है। किसका कीर्तिगान किया है? कीर्ति सिंह का। इसका प्रकार ये 14वीं शती में रचित है। और इसका जो गद्य में ये क्या एक नमूना है नीचे दिया गया। तानी वैशन्य करो मुखसार तन मंडते अलक तिलका पत्रावली खंडते। ये आप पढ़ लेंगे। वे वैश्याएं मुख को सार चंदन लेपादि से मंडन करती हैं, अलकों में तथा कपोल स्तन आदि पर कुमकुम चंदन आदि से पत्रावली चित्र बनाती हैं, दिव्य वस्त्र धारण करती हैं, उबार उबार कर केश पाश बांधती हैं, दूतियों को प्रेरित करती हैं, नायक के पास जाएं, हंसकर देखती हैं, तब उन सयानी लावण्यमयी पतली कृशोदरी तरुणी चंचला बनीता विच छकड़ी चतुरा परिहास प्रगल्भा सुंदरी नायिका को देखकर इच्छा होती है कि तीसरे पुरुषार्थ यानी काम के लिए अन्य तीनों छोड़ दिए जाएं। राजस्थानी और खड़ी बोली का उदय लगभग साथ साथ हुआ। साहित्यिक दृष्टि से ब्रज भाषा पहले लोकप्रिय हुई। ये एक महत्वपूर्ण कथन है कि साहित्यिक दृष्टि से पहले कौन सी भाषा लोकप्रिय हुई? तो ब्रज भाषा। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात ये सबसे प्राचीन है। तो पहले नंबर पर हमारी राजस्थानी गद्य। इसका सूत्रपात 10वीं शताब्दी में ही हो गया था। और मोतीलाल मिनारिया जी जो राजस्थानी गद्य का प्रारंभ अनुमानतः 13वीं शती से मध्य मानते हैं। तो वैसे तो सर्वमान्य 10वीं शताब्दी है, लेकिन मोतीलाल मिनारिया 13वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। अपेक्षाकृत प्रौढ़ था। ये प्रौढ़ थी राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य प्रारंभ में संस्कृत की समाज शैली तथा भाषा के अपभ्रंश रूपों से प्रभावित रहा। बाद में इस पर ब्रजभाषा गद्य का भी प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। राजस्थानी गद्य के ये तीन प्रकार की साहित्यिक रचनाएं हमें उपलब्ध होती हैं। पहली, स्वतंत्र रूप से लिखे गए मौलिक तथा अनुदित ग्रंथ। दूसरी, टीकाओं रूप में। और तीसरी, कवियों की निजी रचनाओं के बीच बीच में टीकाओं के रूप में। सन 1847 के फतेहराम वैरागी कृत पंचाख्यान, और इसके अलावा आप ये भी पढ़ लेंगे, कहाँ गया, हाँ ये है, हाँ, पंचाख्यान में राजस्थानी गद्य का अधिक परिमार्जित रूप देखने को मिलता है। ये कथन किसका है? ये कथन है चौथे नंबर पे हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका यानी कि लक्ष्मी सागर वासनी जी का। अब ये इसकी पंक्ति आप लोग एक बार देख लेंगे। वार्ता एक गांव में रास मंडवा लागो, जाजम बिछाई झालर बजाई, तर मंडिया ने तस लागी, तर गांव का छोरा ने पूछे, अरे डावड़ा पानी री जुगत बताओ। एक तब छोरा कियो ऊ कूड़ो आवा कांगरुक हेटे छे, तब मर्दंगियो कूड़े गियो आगे देखे ते एक अस्त्री पानी के किनारे रूठी बैठी छे। तो आप ये भी याद रखेंगे किस रचना से है, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा है नहीं कि क्या पूछ ले क्या नहीं पूछ ले। ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप अगला है। ब्रजभाषा गद्य रूप शुक्ल जी के अनुमान के आधार पर संवत 1400 यानी कि सन 1343 तक का ही उपलब्ध होता है। इस गद्य का प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने अपने धार्मिक उपदेशों में किया। इसकी प्राचीनता के विषय में आचार्य शुक्ल का निश्चित मत है कि
चाहे जो हो, यह संवत 1400 के ब्रजभाषा गद्य का नमूना है। गोरखपंथियों के विषय में है ये, और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासनी जी ने कहा है, ने इसकी प्राचीनता के विषय में मौन रहकर भी अपना संदेह प्रकट किया है। तो उन्हें ब्रजभाषा के गद्य में गोरखपंथी योगियों के धार्मिक उपदेश पे संदेह है। वे कहते हैं, इस संबंध में कुछ गोरखपंथी रचनाओं के नाम लिए जाते हैं जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली मिश्रित ब्रजभाषा गद्य के उदाहरण मिलते हैं, किंतु इन रचनाओं के विषय में प्रमाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। तो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ ने किसको प्राचीनतम ब्रजभाषा का गद्य रूप माना है? तो पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक से उपलब्ध गद्य है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ कृत श्रृंगार रस मंडन तथा विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 200 वामन वैष्णवों की वार्ता आदि कृतियों में प्रयुक्त गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्रचलित रूप माना गया है। प्रचलित रूप कौन से हैं? तो ये जो 84 वैष्णव की वार्ता या और 200 वामन की, या फिर श्रृंगार रस मंडन। संवत 1660 के आसपास नाभादास जी द्वारा रचित भगवान राम का अष्टयाम, ओरछा नरेश जसवंत सिंह के आश्रय श्री वैकुंठ मणि शुक्ल का अगैन महामात्य और वैशाख महामात्य। तो जो जसवंत सिंह के आश्रय में कौन थे? वैकुंठ मणि शुक्ल। श्री सूरत मिश्र द्वारा रचित बैताल 25 आदि ग्रंथों ने इस परंपरा को जीवित रखा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रजभाषा गद्य के 3 रूप में निश्चित और अखंड परंपराएं परिलक्षित होती हैं। तो 3 रूप कौन से हैं? मौलिक और अनुदित ग्रंथों की परंपरा, टीकाओं की परंपरा, काव्य संग्रहों के बीच बीच में स्फुट टीकाओं की परंपरा। राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित दनकौर निवासी प्रियादास कृत सेवक चरित किसकी रचना है? प्रियादास की। श्री हीरालाल कृत आईने अकबरी की भाषा वचनिका, लल्लू लाल कृत राजनीति माधव विलास तथा मांडला के माणिक लाल ओझा कृत सोम वंश की वंशावली उल्लेखनीय है। भाषा की दृष्टि से प्रियादास और लल्लू लाल जी की कृतियां महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन रचनाओं को भी याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। माधव विलास तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कौन सी रचना सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? माधव विलास। और इसकी रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी। इसकी रचना लल्लू लाल जी ने फोर्ट विलियम कॉलेज से पृथक रहकर की थी, और इसका नमूना है, कितने वर्ष पाछे एक समय माधव नरपति बहुतेक लोग साथ ले आखेट को गयो, वन में जाए बाघ चीता अरना बराह हरिन चीतल साबर आदि जीव अनेक अहेर किए अरु जिन जिनेन जो जो चाहे सो सो लिए। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि आखेट के बारे में किसमें कहा गया? माधव विलास में। ब्रजभाषा गद्य की जो टीकाएं हैं ये महत्वपूर्ण है, ये एनटी एंड नेट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। हरिचरण दास कृत बिहारी सत्सई की टीका और कवि प्रिया की टीका, अयोध्या के महंत रामचरण कृत रामायण सटीक, असनी के ठाकुर द्वितीय कृत देवकी नंदन टीका के नाम से प्रसिद्ध बिहारी सत्सई की टीका। तो जो असनी के ठाकुर द्वितीय हैं उनके जो टीका का नाम है वो देवकी नंदन टीका है, और वो किसकी टीका है? बिहारी सत्सई की। जानकी प्रसाद कृत रामचंद्र चंद्रिका की टीका, रीवा के महाराज विश्वनाथ कृत बीजक की टीका, काशीराज ईश्वरी प्रसाद नारायण कृत मानस परिचर्या परिशिष्ट, प्रताप शाही कृत रसराज की टीका, सरदार कवि कृत रसिक प्रिया टीका, सूरदास के दृष्टिकूट और कवि प्रिया की टीका। ये टीकाओं की भाषा परिष्कृत नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे।
श्री हरिनाथ गुजराती के शुजाउद्दौला के दरबारी श्री हरिनाथ गुजराती के संग्रह कवित्त रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण दास के अर्णभ विलास रसिक गोविंद के रसिक गोविंद दानंदघन प्रताप शाही के रीति ग्रंथ व्यंग्यार्थ कौमुदी कौमुदी रामराज के रीति ग्रंथकार काव्य प्रभाकर तथा सरदार कवि की मानस रहस्य, ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, टीकाएं हैं, आप लोग याद रखेंगे। अगला है हमारा दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य। दक्षिणी भाषा जो खड़ी बोली से ही विकसित है या उसे प्रभावित कह सकते हैं। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन के शब्दों में इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। किस भाषा में? दक्षिणी बोली में। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि अरबी फारसी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने अभी उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि उन्नति करते साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जवानी हिंदी कहा तो कभी दखनी कहकर पुकारा। ये महत्वपूर्ण कथन है एहतेशाम हुसैन जी का। दक्षिणी खड़ी बोली गद्य के पूरे विकास को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक काल 1300 से 1400 ईस्वी, मध्यकाल 1451 से 1687 ईस्वी, उत्तर काल 1688 से 1850। प्रारंभिक काल के सबसे प्राचीन गद्य लेखक कौन है? ख्वाजा बंदा नेवाज गेसु दराज। ये आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रारंभिक काल में सबसे प्रसिद्ध थे ये दिल्ली के एक सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया के खलीफा उत्तराधिकारी ख्वाजा नसीरुद्दीन दहली के मुख्य शिष्य थे। तो किसके शिष्य थे? नसीरुद्दीन दहली के। गुलबराय थे। इनकी रचना जो प्रमुख है वो है मिराजुल आशिकीन, दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। इनकी अन्य पुस्तकें शिकारनामा, तिरावतुल वजूद, 2 अन्य छोटी छोटी रचनाएं हैं। आप इनकी जो जो नमूना दिया है गद्य का वो भी पढ़ लेंगे। इंसान के बजूने को 5 तन, हर एक तन को 5 दरवाजे और 5 दरबान। पहला तन वाजिब वुल वजूद, मोकाम उसका शैतानी, नफ्स उसका अम्मारा यानी वाजिब की आंख सु गैर न देखना, 100 हिरन के कान 100 गैर न सुनना 100। आप ये याद रखेंगे कि जो गेसुदराज जी के जो गद्य का नमूना दिया है, इंसान के बूझने को 5 तन, हर तन को 5 दरवाजे, 5 दरवाजे, 5-5 की बात की गई है। किसने की है? गेसुदराज जी ने। दक्षिणी गद्य के विकास के दूसरे चरण में है मुल्ला वजही, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समकालीन थे क्योंकि इनके लिखे प्रेम कथा कुतुब मुश्तरी के नायक, इनके संरक्षक मोहम्मद कुली कुतुब शाही स्वयं हैं। और जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे वो स्वयं एक श्रेष्ठ कवि थे। कुलियाते कुली कुतुब शाह उनकी रचना है, ये भी महत्वपूर्ण है। वजही की प्रख्यात गद्य कृति सबरस, जिसका प्रकाशन मतलब जो रचना काल है 1635 ईस्वी है। इसमें तसव्वुफ के सिद्धांतों की प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। तो तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया है सबरस में। इसका एक नमूना है इश्क आजिज, इश्क तवाना, इश्क दाना, इश्क दीवाना, इश्क अपने रंग में आप घुलता है के चाले कौन संभाले, इश्क चंदर, इश्क कमान, इश्क दीन, इश्क ईमान। तो आप सबरस में किसकी बात की गई? इश्क की। इस तरीके से पंक्ति को भी याद रख सकते हैं। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सबरस को उर्दू साहित्य के गद्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। किस रचना को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है? तो वो है हमारी सबरस। सबरस का ही एक और नमूना है इसमें। यूं किताब सब किताबा का सरदार, सब बाता का मजाज, हर बात में 100 मेराज।
एक सौदा समझे ना कोई आशिक बाज, आशिक या इश्क की बात सब रस में की गई। आप लोग इस ट्रिक से भी याद करेंगे तब भी हो जाएगा। दक्षिणी गद्य के विकास के तीसरे चरण में अनेक गद्य लेखकों की रचनाएं आगे बढ़ी। इसके अलावा मैं आपको खड़ी बोली गद्य और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी। अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वो क्वेश्चंस भी पसंद आएंगे और थ्योरी क्लास भी पसंद आई होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, साहित्य मानव चेतना की अभिव्यक्ति है, यह कथन किस आलोचक का है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बच्चन सिंह, सी रामचंद्र तिवारी या डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र तिवारी। एक सेकंड का समय देंगे मुझे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी रामचंद्र तिवारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास कौन सी शती से प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए 18वीं शती, बी 19वीं शती, सी 20वीं शती या डी 21वीं शती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 19वीं शती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नवीं शताब्दी की कुवलयमाला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्कालीन प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं, कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र तिवारी या ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राउल वेल की भाषा मूलतः क्या है? मूलतः पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है ए पछाई अपभ्रंश, बी मध्य देशीय अपभ्रंश, सी पूर्वी अपभ्रंश या डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मध्य देशीय अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ताने वैश्य करो मुक्सार मंडनते अलग तिलका पत्रावली खंडते दिव्यांबर पिंधनते उभारी उभारी केश पास बंधते सखीजन। तो ये किस रचना से पंक्ति ली गई है? ऑप्शन ए कुवलयमाला कथा, ऑप्शन बी राउलवेल, ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण या ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर या ऑप्शन ई कीर्ति लता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई कीर्ति लता। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी गद्य का प्रारंभ अनुमानतः किस शताब्दी के मध्य से मानते हैं? हमारा ऑप्शन है ए 12वीं, बी 10वीं, सी 13वीं या डी 16वीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी से मानते हैं मोतीलाल मेनारिया जी। क्वेश्चन नंबर 7, भोवो भट्ट उत्ता तुम्हेड़ा याड़े यो राजकुले वृत्तांते ते ही भणिये भड़ है व्याघ्र स्वामी का वार्ता राजकुले। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? ऑप्शन है कुवलयमाला कथा, ऑप्शन बी राउलवेल, ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर या ऑप्शन ई कीर्ति लता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुवलयमाला कथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गौड़ तू एको को पनु और वर करी को तई सहु भलई बोलई जो पुण मालव उएसु ही आवंतु काम वदेउ जाओ आपना हथियार हु भूलई। पंक्तियां किस रचना से दी गई हैं? हमारे ऑप्शन है कुवलयमाला कथा, ऑप्शन बी राउलवेल, ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर या ऑप्शन ई कीर्ति लता।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राहुल वेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सन 1947 के फतेहराम वैरागी कृत पंचाख्यान में राजस्थानी गद्य का अधिक परिमार्जित रूप देखा जा सकता है, कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी लक्ष्मी सागर वासने, या ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हम रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र तिवारी। ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मी सागर वासने जी। अगर हम रामचंद्र तिवारी जी की बुक पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सारे कथन उनके ही हों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसने पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रिजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है? ऑप्शन है ए रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी लक्ष्मी सागर वासने, या ऑप्शन डी वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। उम्मीद करूंगी क्लास आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस भी आप लोगों को पसंद आए। हाँ, मैंने इसके आंसर दे दिए हैं। क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। बताइए मुझे कि क्या कमी है क्लास में या क्या आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।